अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में अपना 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आप यूं समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने ये बात पढ़ी कि जो वेव्स है यानी कि रेडिएशन जो है ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, जो कि हमने देखा भी। हमने ये देखा कि वेव्स जो होती है ना, वेव्स के पास यानी कि रेडिएशंस के पास डुअल नेचर है। ये वेव नेचर भी रखती हैं, यानी कि इंटरफेरेंस भी करती हैं, ये रिफ्लेक्शन भी करती हैं, डिफ्रैक्शन भी करती हैं, यानी कि वेव्स के जितने भी फिनोमेनाज हैं वो ये जो रेडिएशंस है ये परफॉर्म करती हैं, यानी कि ये वेव्स है। और फिर हमने देखा क्वांटम इफेक्ट के अंदर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में ये जो रेडिएशंस है ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती हैं। अब ये बात ना एक साइंटिस्ट जो कि प्रिंस लुइस डी ब्रॉय, इस बंदे को इस बात ने बड़ा अजीब सोचने पर मजबूर किया। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने ये बात पढ़ी थी कि हांस ओरेस्टेड जो था उसने ये देखा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब इसका उलट फिर फैराडे ने सोचा, उसने ये कहा कि अगर करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो ऐसा मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाए। और फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को देखा और हमने फिर उससे बहुत ज्यादा, वो एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, यानी कि करंट प्रोड्यूस करने का एक बहुत जबरदस्त मेथड था। बैटरीज की बजाय वो एक अच्छा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हमें दे रहा था। तो अब ऐसे ही जब ये बात अब प्रूव हो गई कि जो वेव्स है यानी कि रेडिएशंस जो है ये डुअल नेचर रखती हैं, यानी कि ये पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती हैं और ये वेव के तौर पर भी बिहेव करती हैं, तो प्रिंस लुइस डी ब्रॉय ने ये सोचा कि ऐसा मुमकिन है कि पार्टिकल भी फिर वेव के तौर पर बिहेव कर सके। पार्टिकल नेचर तो रखता ही है, ऐसा भी मुमकिन है कि ये वेव नेचर भी रखता हो, माइट बी पॉसिबल। तो अब इसके लिए फिर ना इसने एक हाइपोथेसिस दिया। किसने? डी ब्रॉय ने। डी ब्रॉगली भी इसको पढ़ लेते हैं हम, लेकिन डी ब्रॉय पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है। तो डी ब्रॉय ने क्या हाइपोथेसिस दिया? उसने ये कहा कि जस्ट लाइक रेडिएशंस बिहेव एज पार्टिकल, जिस तरह से रेडिएशन जो है वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है, इट इज पॉसिबल दैट पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव। ये पॉसिबल है कि पार्टिकल भी एज अ वेव बिहेव कर सके। अब इसके लिए फिर उसने डिफरेंट एविडेंस दिए। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा ना तो वो जो वेव बनाएगा उस वेव को आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, h/p। आपको याद हो, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है फोटोन के केस में, उसकी वेवलेंथ लैम्डा = h/p। अब इस वेवलेंथ को ना उसने नाम दिया डी ब्रॉय वेवलेंथ। याद रहे क्या नाम दिया इसको? डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ। समटाइम ना ऐसा मुमकिन होता है कि आपको मोमेंटम दे दे और कहे कि जल्दी से डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड करें, तो मोमेंटम की वैल्यू पुट करें, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करें, आप आसानी से लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो अब इसने उसको क्या नाम दिया? डी ब्रॉय। अब ये p क्या चीज है? दैट इज द मोमेंटम ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल, ठीक हो गया। तो अब यहां से हम डिफरेंट फॉर्मूलाज बना सकते हैं मोमेंटम के हवाले से। कौन से फॉर्मूलाज बना सकते हैं? देखिएगा जरा। हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा = आ गया h/p की जगह क्या लिख सकते हैं सर? p की जगह हम mv लिख सकते हैं। p की जगह क्या लिख सकते हैं? mv। v क्या चीज है सर? स्पीड है। मैस, m क्या है? मैस, ठीक हो गया। mv ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आ गया। अब आपको याद होगा मोमेंटम के लिए हम कितनी दफा p = √2m × काइनेटिक एनर्जी कर चुके हैं यहाँ यूज। हाँ सर बिल्कुल याद है हमें, शाबाश। लैम्डा = h ओवर √ क्या आ गया सर? 2m × काइनेटिक एनर्जी। ये भी पॉसिबल है फॉर्मूला, ठीक हो गया। और एक चौथा फॉर्मूला जो कि आगे यूज भी किया था दो साइंटिस्ट ने, क्या नाम था उनका भला? सर डेविसन और जर्मर, शाबाश। वो कौन सा था? वो ये था 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह v0e भी तो पुट कर सकते हैं, यानी कि ve भी तो पुट कर सकते हैं ना, तो ve पुट कर दिया, v × e। v क्या चीज है सर? v है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और e क्या चीज है? चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, अगर वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। लैम्डा = h/v, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूलाज हैं, ठीक हो गया। इनको अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब इस अपने हाइपोथेसिस का ना उसने
ये मफरूजा है, ये कोई पक्की बात नहीं है, इसको भी नहीं पता कि ऐसा होता है, लेकिन इसने बस एक सोचा और उसके लिए एविडेंस दिए। पीएचडी का स्टूडेंट था ना, तो इसने अब क्या कहा, जैसे दो एग्जांपल हमारी बुक में है, मैं आपसे वो एमसीक्यू की फॉर्म में पूछता हूं। एमसीक्यू ये है कि एक बुलेट है, ठीक हो गया, बुलेट है जिसका मैस है जनाबे वाली 20 ग्राम, और वो मूव कर रही है 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जल्दी से बनाएं इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी होगी, क्या बताना है, डी ब्रॉय वेवलेंथ बता देंगे सर, बिल्कुल बहुत आसान है। कैसे सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चलिए लगा दें जी, लगाएं जी। जी सर, लैम्डा इक्वल टू एच कितना है सर, 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34, 3 आना मैंने जानबूझ के हटा दिया, ओवर सर ओवर एम है ना, मैस कितना है सर, मैस 20 ग्राम, 20 ग्राम, ग्राम है भाई, क्या ऐसा यूनिट है, नहीं सर, ऐसे ही कौन है फिर सर, केजी, ठीक हो गया, तो केजी में ले जाने के लिए 10⁻³ लगा दिया, और आगे v है ना, तो v की जगह क्या लगाएंगे सर, 330, शाबाश मेरे बच्चे, ठीक हो गया जी। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, बहुत आसान काम है, ये जीरो, ठीक हो गया, ये दो जीरो हमारे पास आ गए 10⁻³ या मैं इसको कहता हूं 2 3 are 6 और ये 2 3 are 6, ये आ गया 6.6 क्रॉस 10⁻34, और ओवर क्या आ गया सर, ओवर आ गया 6 और ये 2 जीरो साथ वैसे ही, 10 पावर कितना आ गया सर, -3 साथ वैसे ही, शाबाश। अब मैंने एक काम करता हूं, पॉइंट इधर है ना, कहीं भी नहीं होता तो एंड पर होता है, इसको मैं ना यहां लेकर आता हूं, 3 डिजिट इधर मूव करूंगा ना, 10⁻+3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 10⁻+3, देखिएगा जरा, लैम्डा इक्वल टू आ गया 6.6 क्रॉस 10⁻34 ओवर 6.6 क्रॉस 10⁻³ +3, -3 ऑलरेडी वाला और +3 ये जो पॉइंट इधर मूव किया हमने, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब 6.6 से ये कट गया, तो 1 क्रॉस 10 पावर कितना आ गया सर, -34, क्या यूनिट आएगा सर, मीटर। देखें अब वेवलेंथ कितनी आ गई, 1 क्रॉस 10 पावर -34 मीटर। ये बड़ी वेवलेंथ है, छोटी है, तो बहुत छोटी वेवलेंथ है, वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, यानी कि अगर मैं कहूं 0 पॉइंट लगा के ना आगे 33 जीरो लगाने हैं, फिर जाके 1 लगाना है एक, ठीक हो गया। तो अब ये तो मेरे ख्याल से जीरो की भी तौहीन आप कर रहे हैं, ये तो जीरो को अप्रोच करना भी हम मजाक में कहेंगे, यानी कि इतनी स्मॉल वेवलेंथ है। देखें अब बुलेट जो है, देखें जैसे स्नाइपर किसी का निशाना ले तो वो बुलेट वेव बना के जा रही होगी, अगर उसने आंख का निशाना लिया है और बुलेट जो है वो नाक पर लग जाए, ऐसा मुमकिन है नहीं ना होता है ऐसा, आंख का निशाना लिया तो आंख पर लगती, क्या वजह है, वेव तो बनाती है लेकिन इतनी स्मॉल वेव है कि वो डिटेक्टेबल ही नहीं है। तो ये उसने एक एविडेंस दिया कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी वेव बनाते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि वो डिटेक्टेबल नहीं है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर क्या ऐसा भी कुछ है कि उसकी वेवलेंथ डिटेक्टेबल भी हो? तो एक और एग्जांपल देखते हैं जी, एक और एग्जांपल, एक और एमसीक्यू की फॉर्म में एग्जांपल, ठीक है। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू बहुत आसान है। फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास और ये स्पीड कितनी से मूव कर रहा है, 1 क्रॉस 10⁻6 मीटर पर सेकंड से। जल्दी से बताएं इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी होगी? शाबाश, आप कहेंगे सर बहुत आसान हो गया ना, अब हमें फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h ओवर एम वी, वैल्यूज पुट कर दे, 6.6 क्रॉस 10⁻34 ओवर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है ना, 0.1 में नहीं लिख रहा है, ऐसे मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा, बस अप्रोक्सीमेशन करते होते हैं इसलिए लगा रहा हूं ऐसा। 9 क्रॉस 10 पावर कितना आ जाएगा सर, -31 और मल्टीप्लाई v कितना है सर, 1 क्रॉस 10 पावर +6, ठीक हो गया। अब देखें जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा दूं यहां से, यहां -34 कर दूं सर, कर दे, शाबाश, यही आपकी खास बात है कि आप फौरन समझ जाते हैं। पॉइंट यहां से हटाया, ठीक हो गया, तो अब पॉइंट हटा के इधर लेके आएंगे ना, तो राइट पे मूव कर रहे हैं, पावर में माइनस में एक और बढ़ जाएगा। अब देखें
क्या करेंगे सर, इसको कट करेंगे कैसे सर, 9 1 9, 9 7 63, आगे 3 बचेगा, वो पॉइंट समथिंग आएगा, मैं उसको भी नहीं ले रहा, मैं बहुत आसान काम करने वाला हूं, मैं इसको जस्ट 7 ले रहा हूं। मल्टीप्लाई 10 पावर कितनी हो जाएगी सर, -35, और ये -31 ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, +31, और ये +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, -6। तो देखिए -35 और +31 कितना बच जाएगा सर, ये बच जाएगा -4। तो -4 और -6 कितना हो गया सर, -10। तो लैम्डा आपके पास मेरे बच्चे आ गया 7 क्रॉस 10 पावर -10 मीटर, ठीक हो गया, या 7 एंगस्ट्रॉम भी इसको लिख सकते हैं। देखें 10 पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम की इक्वल होता है, मुफ्त में बता दिया आपको मैंने, ठीक हो गया। अब उसने कहा ये देखें, ये जो वेवलेंथ बना रहा है ना, ये 10 पावर -10 मीटर है, इट इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज की भी तो वेवलेंथ इतनी होती है ना ऑलमोस्ट, तो अब ये वेवलेंथ मेजरेबल है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये उसने एविडेंस दे दिया और अपना वो कहते हैं कि थीसिस आइंस्टाइन को पेश किया और ये प्रूव हो गया, डॉक्टर बन गया। लेकिन इस सारी कहानी की ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी, although ये बहुत रेवोल्यूशनरी बात थी, इतनी जबरदस्त बात थी ना कि ये तबाही फैला सकती थी। तो अब इसकी फिर ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में साइंटिस्ट लग गए। तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये भी मैंने आपको मुफ्त में पढ़ा दी है। वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने 2 फॉर्मूलाज यूज किए। एक उसने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला कौन दे रहा है, ये डी ब्रॉय दे रहा है, ये हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से उसने क्या निकाला, इस फॉर्मूला से भी वेवलेंथ निकाली इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ना एक टारगेट के ऊपर, निकल के टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करवाया और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, डायफ्रैक्ट हुए, और उनकी डायफ्रैक्शन को उसने स्टडी किया और इस फॉर्मूला को यूज करके वेवलेंथ निकाली। और जो डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला था जो ब्रैग ने यूज किया था, जिसको ब्रैग लॉ भी कहते हैं, 2d sin θ = m लैम्डा या n लैम्डा आप कह लें, वहां से भी उसने वेवलेंथ निकाली, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ रही थी। तो ये प्रूव हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया इस हाइपोथेसिस को कि जो पार्टिकल है दे कैन बिहेव एज वेव। उसके बाद जे थॉमसन का बेटा जो कि जीपी थॉमसन था, उसने इंटरफेरेंस का फिनोमेना डिस्कस किया। अगर आप पीटीबी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें राइट साइड पर एक, लेफ्ट साइड पर आई थिंक, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने शो किया हुआ है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन को जब स्लिट में से पास करवाया गया तो वो बजाय इसके कि वो उसका मतलब इमेज बनाती, स्लिट्स का इमेज बनाती स्क्रीन के ऊपर, बल्कि उन्होंने इंटरफेरेंस शो कर दिया। अब इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी। तो ये भी एक एविडेंस मिल गया कि ये जो हाइपोथेसिस है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जबरदस्त है। इसमें फिर बाद में एक इसकी इन्वेंशन, बहुत जबरदस्त इन्वेंशन आई जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमारी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए। फिर और भी अच्छी माइक्रोस्कोप बनना शुरू होगी, सेम बन गई, टेम बन गई, यानी कि पूरे पार्टिकल की को स्कैन करके उसकी एक 3D इमेज आपको देना शुरू होगी, और इवन उसकी स्ट्रक्चर भी आप उस माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जान सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी पार्टिकल की, ठीक है। तो ये इतनी जबरदस्त इन्वेंशन थी ना, फिर इसको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। आपको पता है इस दोनों मॉडर्न फिजिक्स में नोबेल प्राइज बांटे गए हैं, मैक्स प्लैंक को भी दिया, आइंस्टाइन को भी दिया, और क्या नाम है, कॉम्पटन को भी दिया, डेविसन जर्मर को भी दिया, और इसको क्या नाम है, जीपी थॉमसन को भी मिला, और डी ब्रॉय को भी मिला। बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो खैर अब ना मैं आपसे ना एक दो बातें और करके ना टॉपिक खत्म करता हूं। मैं आपसे कहता हूं एक एमसीक्यू टाइप पूछ लेता हूं। एमसीक्यू ये है कि इफ वी कांस्टेंट, अगर वी कांस्टेंट हो, बताएं लैम्डा पी प्रोटॉन की वेवलेंथ और लैम्डा अल्फा और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ, इनकी रेशो क्या हो। शाबाश, जल्दी से बताएं। आप कहेंगे सर आपने v कांस्टेंट रखा ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर v कांस्टेंट हो, ठीक है, तो लैम्डा का मैस के साथ क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा का मैस के साथ क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन। अब याद रहे मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, या मैं कह दूं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्मॉलर होता है मैस ऑफ प्रोटॉन से, ये स्मॉलर होता है मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल से। ये बात तो सबको पता है ना, पूरी दुनिया को पता है। तो अब देखिए, अब इनके लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा,
तो मैथ्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा इक्वल टू मैथ्स का साथ तो एम अल्फा आ जाएगा ना, इनवर्स रिलेशन है, ओवर एम पी, वैल्यूज पुट कर दे। मैथ ऑफ अल्फा सर 4 टाइम्स मैथ ऑफ प्रोटॉन ओवर मैथ ऑफ प्रोटॉन, ये कट गया, ठीक हो गया, तो क्या आ गया सर 4:1, ठीक हो गया जी, शाबाश। यही सवाल है, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब एमसीक्यू यूं पूछता है, अब वो कहता है कि इफ किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक हो गया, तो अब बताएं लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा की रेशो क्या होगी। तो अब भी आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अब हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा, किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो अब लैम्डा का मैथ्स के अंडर रूट के साथ ही इनवर्स रिलेशन आएगा। तो याद रहे चीजें, कंडीशन आपने देखनी कि क्या कंडीशन दी है और कैसे उसको यूज करना है। तो लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, ये सर बराबर आ जाएगा अंडर रूट मैथ ऑफ अल्फा ओवर मैथ ऑफ प्रोटॉन। यहां वैल्यूज पुट कर दें जी। सर मैथ ऑफ अल्फा कितना होता है, सर अभी तो हमने पढ़ा 4 टाइम्स मैथ ऑफ प्रोटॉन ओवर मैथ ऑफ प्रोटॉन। देखिए मैथ ऑफ प्रोटॉन से मैथ ऑफ प्रोटॉन गायब हो गया, 4 आ गया, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 1 का अंडर रूट सर 1 ही होता है, तो 2:1 आंसर आ गया। सिमिलरली बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर मैं कह दूं वोल्टेज सेम है, अब बताएं, अब देखें मैस और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं चार्ज, तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, एमसीक्यू ये है कि इफ V कांस्टेंट, V या मैं कैपिटल V लिखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक हो गया। अब बताएं लैम्डा P ओवर लैम्डा अल्फा इसकी रेशो क्या होगी। अब आप कहेंगे सर लैम्डा P ओवर लैम्डा अल्फा ये बराबर आ जाएगा। अब इसमें 2 वेरिएबल है, H भी कांस्टेंट है, 2 नंबर भी कांस्टेंट है, मैस और चार्ज, ये E चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज और अल्फा का चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है। अब कैसे रिलेशन बनाएंगे, अब हम रिलेशन बनाएंगे, ये इनवर्स रिलेशन है ना दोनों का जी सर, मैस ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा ओवर मैस ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक हो गया जी, जी सर बिल्कुल। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस ऑफ अल्फा कितना होता है सर 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन, अच्छा मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा कितना होता है सर 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक हो गया, 2 प्रोटॉन होते हैं ना, ठीक हो गया जी। नीचे मैस ऑफ प्रोटॉन ऐसे ही और इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऐसे ही। अब देखें कटिंग हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। क्या कट रहा है सर, इस एमपी से एमपी कट गया, इस ईपी से ईपी कट गया, तो ये 4 इंटू 2, अच्छा जी 4 इंटू 2 लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा, 4 का अंडर रूट क्या होता है सर 2, और ये अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया, और ओवर कौन है सर 1, तो ये आपके पास रेशो आ गई। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।